Hello dear students, after studying about the discovery of electron and proton, सबकी डिस्कवरी अपन ने देख ली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई। इसके बाद अब प्रॉब्लम ये आई कि इन सब की पोजीशन क्या है। पोजीशन की बात आ गई, ठीक है, कि पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या थी। तो अब ये जब पोजीशन की बात आई तो सबसे पहला अपना व्यू रखने वाले जो साइंटिस्ट थे कि क्या पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, क्योंकि अभी तक तो पोजीशन पता नहीं था, सिर्फ ये पता था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते क्या हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो आए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का मॉडल आया, जे थॉमसन ने अपना व्यू रखा। तो अपन का अपना आज जो टॉपिक है जिस पे अपन को डिस्कस करना है, पोजीशन पे डिस्कस करना है, पोजीशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं जे थॉमसन का मॉडल। ओके, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये जो मॉडल है ये मॉडल आया 1898 में। ठीक, सबसे पहली बात 1898 में आया। इस मॉडल को स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे थॉमसन। पूरा नाम जे थॉमसन। पहले के लोगों के नाम ऐसे हुआ करते थे। अब के लोगों के जैसे थोड़ा नहीं कि सोनू ने डिस्कवरी कर दिया, बबलू ने डिस्कवरी कर दिया, नहीं। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम 1898 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे। इन्होंने क्या है, सबसे पहले अपनी राय दी पोजीशन के बारे में, ठीक है, कि क्या पोजीशन अपना है, मतलब एक इमीडिएट राय दे दी कि क्या पोजीशन हो सकती है एटम की। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि जो एटम है, बहुत सरल सा अपना जवाब देते हैं, एटम जो है वो कुछ नहीं है भैया, एक स्फीयर है। अकॉर्डिंग टू अभी जो भी मैं बोल रही हूँ ये कुछ मेरी राय नहीं है, मैं तो कोई हूँ नहीं। ये कौन है, जे थॉमसन बोल रहे हैं, उन्हीं की भाषा मैं बोल रही हूँ। तो एटम इज़ व्हाट, इट्स अ स्फीयर। उन्होंने कहा स्फीयर है, ठीक है, बॉल एक, जिसका जो रेडियस है वो है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक, इतना रेडियस था। और ये स्फीयर जो है वो किससे भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से। द स्फीयर इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा था इनका। तो देखिए कैसे था ये एक स्फीयर हो गया सपोज। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम कुछ नहीं है, एक स्फीयर है। तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दी स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस ये बोल दिया गया कि रेडियस जो है इसका वो है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इतना बड़ा स्फीयर है, ठीक है। अब इस पूरे स्फीयर के अंदर, ये पूरा स्फीयर जो है एक सॉलिड स्फीयर है, आप ये बोल लो ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये पूरे इसमें क्या भरे हुए हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप से ये क्या है, ये पूरा, ये जो मैं ऐसा इसमें शेडिंग कर रही हूँ, ये शेडिंग क्या शो कर रहा है कि ये पूरा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। पूरा सॉलिड स्फीयर है जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। अब इन पॉजिटिव चार्ज के बीच में, मतलब कि ये बता दिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन की पोजीशन उन्होंने बता दी कि एक स्फीयर है जो कि पूरा सॉलिड है और उस पूरे में मतलब ज़रा से भी जगह नहीं है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन का बता दिया उन्होंने, ठीक है। इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में है माइनस चार्ज, मतलब कि नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये जब आपको माइनस दिख रहा है ये क्या है, कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है जिनका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो यही जे थॉमसन का मॉडल था, जिसको जो है आप अभी आगे पढ़ोगे, जब भी आप बुक रीड करोगे, धोखे से बुक आपको रीड करना चाहिए। तो ये जो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत सारे नाम दिए, केक की तरह है ये, केक में जैसे रेजिन्स डले रहते हैं बीच में, तो ये रेजिन्स होगा, क्योंकि रेजिन जो है ज़्यादातर तो डालता नहीं इंसान, कहीं कहीं डले रहते हैं, तो इट्स लाइक अ रेजिन, ठीक है। तो थॉमसन जो था, वो थॉमसन मॉडल जो ऑफ एटम था, वो पहला था जिन्होंने पोजीशन के बारे में स्टडी किया 1898 में। और जो ये कह दिए कि स्फीयर के जैसा होता है एक एटम, जिसमें पूरा ही क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरा 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 पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मान लो अगर एक वॉल है, एक वॉल को आप क्या करो, डिस्टेम्पर कर दो, पेंट कर दो, पूरा वाइट पेंट कर दिया मैंने, और उस वाइट पेंट में कहीं कहीं स्पॉट लगा दिए। तो वो जो स्पॉट लगे हुए हैं ये वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो वो पूरा वाइट आपने किए हो वॉल को, वो क्या है, आपके प्रोटॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हिम द होल स्फीयर इज नथिंग बट अ पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्फीयर, ठीक है। पूरा प्रोटॉन है उसमें और कहीं कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जे थॉमसन की डिस्कवरी थी, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, केक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यही हुआ, बाद में हुआ क्या
कि इस मॉडल का कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। ये उन्होंने अपनी एक आप बोल सकते हो राय रखी कि इस तरीके से हो सकता है, कि इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं बताया था, जिसकी वजह से ये मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसी बात किसकी हो रही है, बात अपन कर रहे हैं आज पोजीशन की, पोजीशन ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन की। तो नेक्स्ट जो मॉडल आया आपका थॉमसन के बाद, एक सिंपल सा मॉडल था। ठीक है, इसके बाद जो मॉडल आया अपन को पढ़ना है वो आया आपका रदरफोर्ड मॉडल, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था रदरफोर्ड के पास। ओके, सो इस रदरफोर्ड के मॉडल को कहा जाता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इनके पास इनके मॉडल का जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, अब क्या था कैसे था इसको अब अपन समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप एक जनरल अपन इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में, फिर स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम और सब कुछ देखना। तो 1911 में रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया, उनको भी क्या जानना था, पोजीशन पता करना था। तो 1911 में उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया, अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट का जो नाम था, जिसको आप बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो था अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग। ये अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग उन्होंने क्यों की, ताकि वो क्या कर सकें, पोजीशन जान सकें। दो फंडामेंटल पार्टिकल जो मिल चुके थे अपन को पहले, ये जो दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ये वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे फंडामेंटल। कौन से फंडामेंटल पार्टिकल थे, ये वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिनकी डिस्कवरी आप अभी तक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया, पोजीशन जानने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग की। तो उनको एक्चुअली में जानना क्या था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन क्या है, क्योंकि हमको ये तो मिल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ये डिस्कवर हो गया था, अभी न्यूट्रॉन की बात ही नहीं हुई। तो ये दोनों तो मिल गया हमको, लेकिन हमको इसकी पोजीशन नहीं पता थी, हमको इसकी क्या नहीं पता थी, पोजीशन। तो इस पोजीशन को ही जानने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फ़ा रेज के बारे में आप सबको अभी तक याद होगा, हीलियम एटम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो खैर हमको रदरफोर्ड के बारे में पढ़ना है। तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया, इस अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग को समझने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम दिया था, उस डायग्राम को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप उस जब डायग्राम को देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था, क्या चीज़ है, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, ये अल्फ़ा रे पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ। क्योंकि जब अगर मैं अल्फ़ा रेज पार्टिकल बोल रही हूँ, या अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग बोल रही हूँ, तो उससे सीधी सी बात में ये समझ में आ रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। सीधी सी बात है, अगर मैं बोल रही हूँ कि अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ हुआ है। तो वो कैसे यूज़ हुआ है, कहाँ यूज़ हुआ, उस डायग्राम को अपन देखते हैं तो अपन को समझ में आ जाएगा। Okay, so let's have a look. This diagram is scattering experiment. This is Rutherford scattering experiment. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है। अब इस ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, मैंने आपको क्या बोला कि ये क्या है, अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग है, अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग बोला जाता है इसको। ठीक है, अब जब आप इसको अल्फ़ा रेज स्कैटरिंग बोल रहे हैं भैया, मतलब सीधी सी बात है, जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है वो किस टाइप का मटेरियल यूज़ हुआ होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ हुआ होगा। और रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन से यूज़ हुआ है, रेडियम। और ये रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव। क्योंकि अगर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होता, अगर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होता भाई, तो सीधी सी बात है ये अल्फ़ा रेज, ये रेज एमिट नहीं करता। हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा रेज एमिट नहीं करता। तो क्या किया गया, ये कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए जिसका नाम है रेडियम। इस रेडियम को एक लेड के बॉक्स में रखें, ये ब्लॉक ऑफ लेड दिख रहा है आपको, एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स जो लेड का है, लेड ब्लॉक ऑफ लेड लिया गया। इसके बीच में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये हो गया रेडियम। ठीक है, अब ये रेडियम को यहाँ रख दिए। अब इस रेडियम को रखने के बाद क्या किया गया, ठीक है, यहाँ पे एक स्लिट बना दी गई। अब यहाँ से इस रेज को क्या किए, पास करवाएं। ठीक है, रेडियम में से क्या निकल रही हैं, अल्फ़ा रेज निकल रही हैं। जब इस रेडियम को इस ब्लॉक के अंदर रखा गया तो यहाँ से क्या हुआ, ये रेज निकलना शुरू हुई। कौन सी रेज है, ये अल्फ़ा रेज है। अल्फ़ा रेज निकल रही हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक थिन गोल्ड फॉइल लगा दिया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये वाला चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये गोल्ड की फॉइल लगी हुई है, ये वाली। ठीक,
अब ये गोल्ड फॉइल जो यहाँ पे लगी हुई है, इसके पीछे लगा हुआ है, जैसे आपको याद होगा जब अपन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा था जिंक सल्फाइड का, अभी भी लगा हुआ है, सर्कुलर ZNS स्क्रीन लगी हुई है। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो रेज़ हैं वो तो दिखती नहीं है, अपन को कैसे समझ में आता है कि कुछ भी चीज़ें या कुछ भी मोशन मूवमेंट हो रहा है, क्या होता है, वो जो पीछे सर्कुलर पाथ लगा हुआ है या शीट लगी हुई है वो क्या करती हैं, फ्लोरेसेंस शो करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे ही ये रेज़ इस थिन गोल्ड फॉइल से टकराई तो रह नहीं गई वहाँ पर, रेज़ में देखो क्या हुई, और ये रेज़ जो है वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई। ये तो अभी ऐसे निकल रही थी, आप देख रहे थे, ये थिन गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद ये रेज़ जो है वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई। और हमको कैसे पता चला, हमको थ्रू फ्लोरेसेंस पता चला। दे प्रोड्यूस अ फ्लैश। ठीक है, जब ये जो पार्टिकल हैं जब गोल्ड फॉइल से तो टकराने के बाद ये क्या शो करने लगे, फ्लैश शो करने लगे, चमकने लगा वो। ठीक है, जो जिंक सल्फाइड था वो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड की एक्चुअली में कोटिंग रहती है, वो क्या करने लगे, शाइन करने लगे स्क्रीन। ठीक है, फ्लोरेसेंस जो अपन ने पढ़े थे। तो ये जो शाइनिंग चीज़ है, ये जो शाइनिंग यहाँ पर हो रही थी, ये जो शाइन यहाँ पर हो रहा था, ये शाइनिंग अपीयरेंस अपन को क्या शो कर रहा था, यहाँ भाई यहाँ पर जो है वो क्या है, कोई रेज हैं जो जाके टकरा रही हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंस वाला जो अपन ने पढ़े थे आपको याद होगा। ओके, सो दिस वाज द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि जब मैंने एक रेडियम का मटेरियल को लेड बॉक्स के अंदर रखा और उसको एक स्लिट बना दी, स्लिट मतलब एक स्पेस बना दिया जहाँ से वो निकल रहा है, तो जब वो रेज निकल रही थी वहाँ से तब तक तो ठीक है निकल रही हैं, लेकिन जब वो गोल्ड फॉइल से टकराई तो जाके वो क्या हो गई, स्कैटर हो गई। और ये स्कैटरिंग हमने कहाँ पर देखे, जो शीट लगी हुई थी सर्कुलर जिंक सल्फाइड की, वहाँ पर हमने उस शीट को देखा। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल है। अब इसका एक सिर्फ इसका जो है एक स्पेसिफिक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी तब समझ में आएगा, ये पूरा ऑल टुगेदर डायग्राम है। ठीक है, तो ये उनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। अब ये तो एक्सपेरिमेंट आपने इतना समझ लिया कि रेडियम लिया गया था, रेज निकली, स्कैटर हुई, टकरा गई शीट से, ख़त्म कहानी। अब इसको देख के उन्होंने कैसे पकड़ लिया कि पोजीशन क्या हो सकती, कैसे समझाएं इसका, एक जब स्पेसिफिक डायग्राम आप देखोगे तब आपको एक के बाद एक समझ में आता जाएगा कि जब ये हुआ, ये ऑब्जर्वेशन, जब ये चीज़ एक्सपेरिमेंट हुआ कि थिन गोल्ड फॉइल से टकराया, टकराने के बाद ये जो स्कैटरिंग आप देख रहे हो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था आफ्टर सीइंग दिस एक्सपेरिमेंट, आफ्टर सीइंग दैट द रेज आर स्कैटरिंग। ये जो रेज स्कैटर हो रही हैं उनको देख, इस रेज को देखकर आप तो सिर्फ स्कैटर पढ़ रहे हैं अपन, तो वो साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया। तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जर्वेशन। पहले आप ऑब्जर्वेशन देखिए कि उन्होंने क्या चीज़ को देखा, फिर उस पर बात करेंगे कि क्यों देखा, ऐसा क्यों था, रीज़न हर एक चीज़ का। ठीक है, ओके। तो अब रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशंस देखे वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन से, देखो आप, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल, पूरे पॉइंट को आप देखो उसके बाद आप डायग्राम को समझाऊंगी मैं, कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल मतलब ज़्यादातर, मतलब 99% मतलब बहुत होते हैं। ठीक है, 99% जो थे पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल, वो क्या हो गए, बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए। मतलब कि ये पॉइंट को आप मार्क करो, अनडिफ्लेक्टेड। कितने परसेंट, 99%, बहुत होते हैं। मतलब 99% अल्फ़ा पार्टिकल कहीं टकराए नहीं, सीधे सीधे निकल गए ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाथ है वो बिल्कुल क्लियर है। पहला ऑब्जर्वेशन उनका अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि कुछ सम ऑफ दीज पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। हाँ भाई, डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। मतलब कि जो उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था उनका कि उन्होंने डिफ्लेक्शन बोले कि हाँ भैया कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है कुछ एंगल से, कुछ ही पार्टिकल है जो कि कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं उन्होंने मेजर डिफ्लेक्शन दिखाया। दूसरा तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने दूसरा ये ऑब्जर्व कर पाए कि हाँ थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन उनका यह थे कि बहुत ही कम ऐसे थे, मतलब कि बहुत ही कम, आप बोलो 1 आउट ऑफ अबाउट 20,000 पार्टिकल, इतने कम। ठीक है, उनमें से एक दे हैव शोन द मेजर डिफ्लेक्शन। मतलब मेजर डिफ्लेक्शन मतलब आप समझ रहे हो कि टकरा के वापस आ जाना। ठीक है, जहाँ से निकले थे वहीं पर वापस आ गए, दैट इज़ बाय मोर देन 90 डिग्री एंड इवन केम बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो भाई 3 ऑब्जर्वेशन लिया। पहला कि बहुत सारे अनडिफ्लेक्टेड थे, कुछ जो हैं उन्होंने थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन शो किया, और जो बहुत ही कम थे, मतलब 20,000 में एक बोल लो, वो जो थे वो क्या हो गए,
टकरा के वापस आ गए, मतलब कि जिस जगह से निकले थे वो उसी जगह पे वापस आ गए, इवन केम बैक इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये उनका 3 ऑब्जर्वेशन था। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने अपना कंक्लूजन क्या दिया कि क्या है भैया, पोजीशन के बारे में वो बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या है पोजीशन, क्या नहीं है। ठीक है, तो अब उस पोजीशन को देखने के लिए, इस पूरी चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो कहानी है डायग्राम की ही है। कितना लिखोगे, लिखने से क्या होता है, लिखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप पॉइंट को समझो। अब या जस्ट रिकॉल इट, एवरीथिंग आई कैन नॉट राइट एवरी टाइम, हर बार हर पॉइंट तो नहीं लाएंगे, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती भी जलाओ। तो अब दिमाग की बत्ती आप इस तरीके से जलाइए कि जो पहला ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का, वो क्या था, क्या ऑब्जर्वेशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। अभी अपन स्पेसिफिक उस डायग्राम को पास से देख रहे हैं। ठीक है, कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए। इसका मतलब वो किस कंक्लूजन पे पहुँचे, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे कंक्लूजन की बात करते जाऊँगी। यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं, हमको सिर्फ कंक्लूजन पे बात करना है। तो जो उन्होंने पहला चीज़ बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल जब जा रही थी, ठीक है, जा रही थी अल्फ़ा पार्टिकल, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये थॉमसन का नहीं है कि उन्होंने बस ऐसी हवा में बोल दिया था कि हाँ भैया स्फीयर है पॉजिटिव का, उसमें नेगेटिव भरा हुआ, ऐसा नहीं है। तो फिर ये अब जब ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा गया तो पूरा गलत हो गया उनका एविडेंस। ठीक है, इट वॉज टोटली रॉन्ग। उसमें क्या देखा गया कि जो रेज़ हैं, आप देख रहे हो रेज़ की, अल्फ़ा पार्टिकल की रेज़, ये रेज़ जो हैं आप देख रहे हो सीधे सीधे जा रही, कितनी सारी रेज सीधे चली गई, कोई डिफ्लेक्शन हुआ, कोई डिफ्लेक्शन हुआ। ये देखो, ये सब सीधे जा रही हैं, ये सारी रेज जो आप देख पा रहे हो ये कैसे जा रही हैं, बिना डिफ्लेक्शन के, अनडिफ्लेक्टेड हैं सब। कैसी हैं, अनडिफ्लेक्टेड, लिखा हुआ है फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट जा रही हैं, स्ट्रेट, बिना किसी धक्का मुक्की के ये स्ट्रेट निकल गई। इसका मतलब ये हुआ भैया, सीधी सी बात है, ट्रैफिक कम है, आप भी रोड पे चलते हो, जब भीड़ कम रहती है सीधे सीधे सरसरा के निकल जाते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भैया जो स्पेस है वो ज़्यादा खाली है। ठीक, तो ये जब रेस सीधे सीधे चली गई तो उन्होंने वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो स्पेस है वो क्या है, ज़्यादा है, बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे हैव पास थ्रू द एटम ऑफ द गोल्ड अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादातर स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है, खाली है। वो किस कंक्लूजन में पहुँचे, भाई ये बात यहाँ पे अभी एटम ही की हो रही है, रोड पे मत चले जाना तुम, बात किसकी हो रही है, एटम की हो रही है। वो उनका कहना ये था कि क्योंकि सारी रेस सीधे सीधे निकलते गई, सीधे निकल गई, सीधे निकल गई, सीधे निकल गई, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें कोई धक्का मुक्की, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया। इसका मतलब ज़्यादातर जगह जो है वो क्या है, खाली है एटम में। ठीक, तो पहले कंक्लूजन जो उन्होंने बोल दिए कि अल्फ़ा रे सीधी सीधी चली गई, तो क्यों चली गई थी, क्योंकि भैया ज़्यादातर जगह जो थी वो क्या थी, खाली थी, एम्प्टी स्पेस था। एक शब्द में आंसर लिखो। ठीक, एम्प्टी स्पेस था बहुत सारा। देखो, इसको जब आप लिखने बैठोगे तो चाहो तो बहुत लंबी पंचायत बिछा सकते हो, बस एक आप उस चीज़ को समझिए पहले वो है क्या। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन उनका कि ज़्यादातर अल्फ़ा रेज जो है भैया सीधे चली गई बिना डिफ्लेक्शन के। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि एटम के अंदर बहुत सारी जो है वो क्या है, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, इसीलिए तो भैया सीधे निकल गई। ठीक, ओके, अब दूसरे ऑब्जर्वेशन पे आइए। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि सम ऑफ दिस पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। आप देख रहे हो ये वाला, देखिए ये है स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन, ये दो बने हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, यहाँ लिखा है स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन। मतलब कि ये जाना तो इनको सीधे था, लेकिन ये कहाँ से निकली, ये अल्फा पार्टिकल है, ये भैया यहाँ से जा रही थी, ये क्या हुआ, एकदम से यहाँ पे आके डिफ्लेक्ट हो गई। क्यों, कैसे, क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा, ऐसा हुआ क्या कि वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो अब ये जो छोटा सा डिफ्लेक्शन जो है, इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझो आप। ये सर्कल देख रहे हो आप, ठीक है, ये एक एटम है, इसको एक एटम कंसिडर किया गया इस डायग्राम में। इसके अंदर जो बना ये आपको डॉट दिख रहा है ना, ये है न्यूक्लियस। ठीक, मतलब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, आप बोल सकते हो, इस चीज़ को ध्यान से समझो आप। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। जब ये रेज यहाँ से जा रही थी तो वो क्या हुआ होगा, न्यूक्लियस के बहुत ही पास से निकली वो, अभी न्यूक्लियस से टकराई नहीं वो क्या हुई, न्यूक्लियस के बहुत ही करीब से निकली है, यहाँ से निकल गई, बहुत पास से, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बहुत पास से निकली। अब न्यूक्लियस के पास से निकलने के बाद से देखो,
तो न्यूक्लियस के पास से निकली तो कौन से दो फूट गया, न्यूक्लियस के पास से निकल गई तो निकल गई। अब आप यही सोचोगे, तो न्यूक्लियस के पास से निकली जब, तो क्यों स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ वो मुड़ क्यों गई, मुड़ने का कारण क्या है? देखिए अल्फ़ा रेज जो होती हैं, अल्फ़ा जो होती हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है उनमें? +2 होता है, ठीक है। कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? +2, मतलब कि जो उसमें से कितने चार्ज है, +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। चलिए +2 चार्ज है। अब ये अल्फ़ा रेज जब यहाँ से जा रही थी तो जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। अब अंदर भी पॉजिटिव बाहर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने की वजह से जो रेज है वो क्या हो गई, रिपेल हो गई या डिफ्लेक्ट हो गई। दोनों चार्ज जो थे वो क्या थे, सिमिलर थे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियस के बाहर जो रेज आ रही थी, अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज ऑफ कोर्स, तो ये जो रेज आ रही थी ये भी क्या थी, पॉजिटिव थी, जिसके वजह से वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है। अभी तो उनको थोड़ा नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, अगर ये डिफ्लेक्ट हुई हैं तभी तो उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे ना, वो समझ पा रहे हैं कि हाँ इसका मतलब जो ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या है, सिमिलर चार्ज है अल्फ़ा की तरह, तभी तो वो उसको डिफ्लेक्ट करवा रहा, तभी तो उससे दूर भाग जा रही, रिपेल हो गई, ठीक है। ओके, ये कंक्लूजन हो गया इनका। तो सेकेंड आप जो पॉइंट है, सेकेंड अपन ने जो पढ़ा था ऑब्जर्वेशन, उसका कंक्लूजन क्या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, बहुत ही छोटी सी जगह में एकदम सुगड़ा हुआ बैठा हुआ, ये इतना बड़ा एटम है तो बीच में कहीं छोटी सी जगह पर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज इन वेरी स्मॉल प्लेस, क्योंकि अगर वो बड़ी जगह पर होता तो सीधी सी बात है, जो पहला पॉइंट अपन लिखे इतना बड़ा वो नहीं होता, ठीक है। कहीं पे छोटी सी जगह पर है वो, इसीलिए वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। चलिए थर्ड पॉइंट, जब हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज भाई थोड़ी सी जगह पर है तो डिफ्लेक्ट हो गई, स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये कहाँ से हुआ, फिर लार्ज एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, क्यों हुआ, इसके होने के पीछे क्या कारण है? देखो अपन ने लिखा था कि फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड मेजर डिफ्लेक्शन एंड इवन केम बैक इन द सेम डायरेक्शन। वो इसीलिए क्योंकि जो अल्फा रेज जब जा रही थी तो वो जाकर टकरा गई किससे, सीधे सीधे न्यूक्लियस से, ये तो डिफ्लेक्ट हो गई, और ये जो है वो क्या हो गई, सीधे सीधे न्यूक्लियस से टकरा गई। ये जो टकराई हैं, अभी न्यूक्लियस ऑब्जर्वेशन में हमको ये क्लियर नहीं था कि न्यूक्लियस है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हमने क्या लिखा, ऑब्जर्वेशन में ये लिखी है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड मेजर डिफ्लेक्शन, है ना, बहुत ही कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे जिन्होंने मेजर डिफ्लेक्शन देखा, उनको पता नहीं था वो मेजर डिफ्लेक्शन किस वजह से है, लेकिन वो इस डिफ्लेक्शन को देखने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे क्योंकि वो न्यूक्लियस से डायरेक्टली टकराई थी। वो किससे टकराई थी भैया, न्यूक्लियस से टकराई थी डायरेक्टली, तो तभी जाके उनमें क्या हुआ था, मेजर डिफ्लेक्शन हुआ था, ठीक है। मेजर डिफ्लेक्शन का कारण क्या है, क्योंकि जो अल्फ़ा रेज थी वो सीधे सीधे जाके किससे टकरा गई, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। मैं फिर से तीनों पॉइंट रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर आप बोर हो जाएंगे तो ओके, नो प्रॉब्लम, फिर भी आपको सुनना पड़ेगा। सुन लो आप कि जो एटम है, ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो सर्कल, ये सारे क्या है, एटम है, ठीक है। अब उन्होंने जो ये तो सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि बहुत सारी रेस सीधे निकल गई, उसका कारण ये था कि एटम में बहुत सारी जगह, ये जो जगह आप देख पा रहे हो आजू बाजू, वो ये बताना चाह रहे हैं कि एटम में पूरी जगह जो भरी नहीं है प्रोटॉन से, सॉरी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी जगह जो है वो खाली भी है, एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। दूसरा अपन ने पढ़े कि कुछ स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थी वो क्या हो गई, कहीं से ऐसी जगह से निकल गई उसके आसपास से कि वो थोड़ी सी क्या हो गई, डेविएट हो गई अपने पाथ से। वो ये बताना चाह रहे हैं कि इतने बड़े एटम में कहीं छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसाइज है, कहीं पे छुपा हुआ है पॉजिटिव चार्ज किसी छोटी सी जगह पर लेके बैठा हुआ है, तो वो क्योंकि अल्फ़ा रेज खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब क्यों, अब थर्ड पॉइंट फिर आओ, थर्ड पॉइंट में ये बोला कि भैया कुछ ऐसी भी रेस थी, मतलब कि 10,000 20,000 में एक ऐसी रेस थी जिसको जो पूरा 90 डिग्री जो है वो क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो उसके 90 डिग्री डेविएट होने के पीछे क्या कारण था, 90 डिग्री डेविएट होने के पीछे ये कारण था कि वो जाके टकरा गई सीधे न्यूक्लियस से, और दोनों क्या हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, और वो क्या आ गई, वापस आ गई, न्यूक्लियस से टकरा गई सीधे सीधे, ठीक है। जब वो न्यूक्लियस से टकरा गई तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, है भारी सा, हैवी सा, मतलब छोटा, देखो कौन कौन से वर्ड यूज़ किया अपन ने, स्मॉल,
मतलब ये जो स्मॉल सा वर्ड है, स्मॉल, हेवी और पॉजिटिव, ये 3 वर्ड उनके दिमाग में, ये 3 वर्ड आए कि ये कोई छोटा, भारी और पॉजिटिव जो चीज़ है वो क्या है, कुछ नहीं है बल्कि वो न्यूक्लियस है। उसका नाम उन्होंने दे दिए न्यूक्लियस। मतलब एटम के अंदर कहीं एक छोटी सी जगह पर क्या है, बीच में आपका न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस कंक्लूजन पे वो पहुँचे। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया, अब सब चीज़ें समझ लो, सारे वर्ड टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए डायग्राम के साथ साथ। अब ये डायग्राम ही देखो, ये इतने सारे बने एटम, यहाँ पे सिंगल बना है, ये सिंगल एटम आपको दिख रहा है, ये एटम के अंदर बीच में पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको। रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड निकलती गई, क्योंकि जो बहुत सारी जगह थी वो खाली थी रेज की, ठीक है। कुछ ने माइनर डिफ्लेक्शन शो किया क्योंकि वो बहुत ही पास से निकली थी, ठीक है। देखो बीच में बना दिया गया पॉजिटिव चार्ज, ताकि अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर है पॉजिटिव चार्ज। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर जब वो डिस्कवरी हुई होती तो फिर ये डिफ्लेक्शन होता ही नहीं, ठीक है। आपको भी पता है साइंस में कि सिमिलर चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल करने का, ये डिफ्लेक्शन का, ये डिफ्लेक्ट होने का कारण ये है कि अंदर जो था वो छोटा सा वो पॉजिटिव चार्ज था, और मेजर डिफ्लेक्शन का कारण क्या था, वो सीधे सीधे टकरा गई, और टकरा गई तो क्या हो गई, अपने ही पाथ में रिट्रेस कर गई, वापस आ गई, ठीक। तो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑल्सो यू कैन से। तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन को जाना, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला कि प्रोटॉन जो है वो क्या है, अंदर है। किसके अंदर है, वो जो स्पेस उसने उन्होंने बताया छोटी, भारी, पॉजिटिव, वो क्या थी, न्यूक्लियस थी। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और उसके आजू बाजू की जो जगह है उसको कह दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ये स्पेस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस या पोर्शन, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर की जो जगह है, जो सतह है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वहीं रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब आपको इस चीज़ को क्लियर हो जाना चाहिए, ये स्टडी थी, ये जो आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना थी कि भैया एटम, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कौन ने खोज निकाला, रदरफोर्ड ने खोज निकाला न्यूक्लियस को, और उन्होंने क्या ढूंढा था, प्रोटॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। उन्होंने क्या किया, क्या बोला, प्रोटॉन जो है वो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो उनकी बाजू वाली, आजू बाजू वाली जो जगह है उनकी, द सराउंडिंग और द अराउंड द न्यूक्लियस इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, जिनमें कौन सर्वाइव करते हैं, कौन जीते हैं, जिनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर तो रहते नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ढूंढ निकाला आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्पेस या पोजीशन फाइनली। तो आप अगर हम ये बोलें कि वो किस कंक्लूजन पे पहुँचे, तो आप ये बोल सकते हो कि अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट ने क्या हमको बताया कि जो एटम है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है। अपना नहीं, रदरफोर्ड का क्या कंक्लूजन था अल्फ़ा स्कैटरिंग को देखते हुए, क्योंकि जब उन्होंने इतना बड़ा अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये बताया कि जो एटम है उसमें जो है वो क्या है, 2 पार्ट है। उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर क्या होता है, तो किस नतीजे पे पहुँचे कि एटम के अंदर 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है। एक पार्ट को कह दिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और जो दूसरा है उसको कह दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है। अभी मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप बोलोगे अरे मैडम पता नहीं क्या आपको न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी बेटा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो लिखा है इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर नहीं सॉरी, ये तो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम यही पढ़ते आए हैं, हम यही हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप लोग भी यही पढ़ते हो कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व करने वाला जो बंदे हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्या है आपका, न्यूक्लियस है। तो ये रदरफोर्ड का कंक्लूजन था। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। जो पॉजिटिव चार्ज हम न्यूक्लियस का बोल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं,
और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है स्पेस का, उनमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और अच्छा देखो, अब ये जो मैंने बोल दिया यहाँ पे कि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और वर्ड उमड़ के आ गया कि एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। इस चीज़ को याद रखिए हमेशा, सिंपल सा है बहुत यार, याद ही रहेगा, बोलने की क्या बात है, बोल दो याद रखने तो भूल जाते हैं। एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल बोलते हैं उसको? क्योंकि जितने प्रोटॉन, भैया जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल कहलाता है कि एटम न्यूट्रल है। मतलब कि अगर 4 प्रोटॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहलाता है? दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। उसको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ओके, सो दिस वाज योर जस्ट सिंपल कि पोजीशन जो है, क्योंकि सबसे पहले देखिए आप केमिस्ट्री में धीरे धीरे 11th में आगे बढ़ेंगे, तो जो अभी तक आपने डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की कैथोड रे डिस्कवरी हुई, ठीक है, और उसके बाद आपने उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी तक पढ़ा था डिस्कवरी कि हुई कैसे, कैसे पता चला। उसके बाद हमने पोजीशन को देखा, पोजीशन कैसे पता चला? सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था जो कि रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने वाला बंदे आ गए, कौन आ गए? रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड ने 1911 में प्रूव कर दिया अल्फा स्कैटरिंग के थ्रू कि भैया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और उसके आजू बाजू होते हैं इलेक्ट्रॉन। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस टू एवरीवन। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।